गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आरआरबी पीओ का मॉक इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। आज से यानी 12 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट हुए हैं। जैसे ही कुछ रिव्यू मिलेगा मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन पे पोस्ट करूंगा। आप लोग ये वीडियो देखें और कम्युनिटी सेक्शंस देखते रहें। मध्य प्रदेश के एक स्टूडेंट हैं निकेत हिंदुजा, जो कि मेरे सामने हैं। ये सहदौल से हैं। आप लोग इनका मॉक सुने, हेल्प लें, और हिंदी, इंग्लिश और कोई भी लोकल लैंग्वेज आपका स्टेट का है तो मॉक लेने के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट करें। ओके गाइस, स्टार्ट करो बेटा। मैं आई कम इन सर से? मैं कम इन सर? यस प्लीज कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निकेत। आपके नाम का क्या मतलब है? सर निकेत का मतलब होता है निवास। निवास। सहदौल क्यों फेमस है बेटा? सर शहडोल में एक विराटेश्वरी टेम्पल है जहाँ पे महाभारत के दौरान पे पांडव आके रहे थे, तो इसलिए वो मंदिर भी फेमस है और इस वजह से शहडोल भी फेमस है। उसे विराटेश्वरी के नाम से कहते हैं। एमपी के सीएम और गवर्नर कौन है अभी? सर एमपी के सीएम अभी डॉक्टर मोहन यादव जी हैं और एमपी के गवर्नर मंगूभाई सिंह पटेल जी। ओके, मध्य प्रदेश से थी बहुत अच्छी लेडी जो कि दिल्ली की सीएम भी बनी थी और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थी। उनका नाम बताएं और वो कहाँ से चुनाव लड़ती थी कैबिनेट के लिए, सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए? उनका नाम श्रीमती सुषमा स्वराज जी है। वो एमपी से विदिशा से चुनाव लड़ती थी। अब हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है और उनका एमपी से क्या रिलेशन है? सर श्रीमान शिवराज सिंह चौहान। चलिए बढ़िया, आगे। नाम नहीं आता। कोई बात नहीं, आगे बढ़े। हाँ हाँ, मुझे बताएं उनका एमपी से क्या रिलेशन है, मैंने पूछा। एमपी से वो सीएम रह चुके हैं और अभी वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम निकेत हिंदुजा है और मैं शहडोल का निवासी हूँ, मध्य प्रदेश से। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन सेंट अलोयसियस कॉलेज जबलपुर से की है और मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स था और मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय शहडोल से की। मेरे घर पे मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन है। मेरे पिता प्रोफेशन अकाउंटेंट है और मेरी माता होम मेकर। वेरी गुड। रीजनल रूरल बैंक के बारे में क्या जानते हैं, बताइए। सर रीजनल रूरल बैंक का मेन मोटिव जो होता है वो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना रहता है रूरल एरियाज में। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना होता है रूरल इकोनॉमी के लिए और ये स्मॉल फार्मर्स, एमएसएमईज, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, इन सबको क्रेडिट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने का मेन मोटिव है। वेरी गुड। इंडिया में ग्रामीण बैंक के कमिटी हेड का नाम बताएं। एम नरसिम्हा राव सर। एन नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन से आरआरबी बना था। जी सर। ठीक है, नाबार्ड क्या होता है? सर नाबार्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव है रूरल डेवलपमेंट और क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर के सेक्टर में। ओके, आप मुझे ये बताएं कि कैसे नाबार्ड आरआरबी को हेल्प करता है या करता क्या है? बिल्कुल, नाबार्ड का फंक्शन बताएं और आरआरबी के लिए क्या करता है ये। सर नाबार्ड का जो मेन फंक्शन है वो रीजनल रूरल बैंक्स को सुपरवाइज करना है और क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, इसलिए नाबार्ड को बनाया गया था। ओके, आप मुझे ये बता दें निकेत कि आपने सुना होगा कि आपका ग्रामीण बैंक के जो जनक हैं उनको कोई फेमस अवार्ड दिया गया। तो ग्रामीण बैंक बोल रहा हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक का क्या नाम है और ये अवार्ड जो उनको दिया गया था वो क्या है? अब वो नहीं रहे। सर ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक लेट श्री एम एस स्वामीनाथन जी हैं। इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। पापा क्या करते हैं? सर पापा बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट है पापा। हम लोग जीएसटी डे कब मनाते हैं, गुड्स एंड सर्विस डे? सर 1 जुलाई। 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाते हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है? सर मेरा सब्जेक्ट बीकॉम विद टैक्सेशन। बीकॉम ही है आपका सब्जेक्ट। चलिए ठीक है। आपने सुना है एक वर्ड आए दिन न्यूज़ में आता रहता है जिसको हम लोग कहते हैं शेल कंपनीज। जी सर। क्या होता है ये? सर शेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो पेपर में होती है बट इन प्रेजेंट कोई उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। टैक्स के स्टूडेंट हैं, टैक्स स्लैब पता है 2024-25 का बजट आने के बाद? जी सर। बताएं टैक्स स्लैब।
सर टैक्स स्लैब 0 से 3 लाख की इनकम में 0% है, 3 से 6 लाख की इनकम में 5% है, 6 से 8 लाख की इनकम में 10% है, फिर 10 फिर आगे 15, फिर 20, फिर ऐसे। ठीक है। आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सर बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कंपनी के द्वारा बनाई जाती है ताकि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में बैंक का जो बैलेंस है वो बैंक के बैलेंस को मैच करे। इसका मेन पर्पस यही रहता है कि हम जो भी हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में बैंक का बैलेंस है वो हम कंपेयर कर सके जो बैंक का एक्चुअल बैलेंस है। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी साइड होता है, हाँ या नहीं? जी सर। तो एसेट्स और लायबिलिटी साइड के कुछ पोस्टिंग्स बता दीजिए मुझे आप। सर एसेट साइड आता है स्टॉक, डेटर्स, कैश, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी। और लायबिलिटी साइड आता है सर कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन एसेट्रा। वेरी गुड। डिप्रिशिएशन के दो मेथड्स, पहले तो ये बताइए कि एसेट साइड में डिप्रिशिएशन, मान लीजिए मशीनरी था, अगर मशीनरी डिप्रिशिएट करेगा तो उसका डिप्रिशिएशन कहाँ माइनस करेंगे, एसेट साइड ही या लायबिलिटी साइड? सर एसेट साइड ही माइनस करेंगे, माइनस करके उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, वो लिखी जाएगी सर। व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? सर कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्रीज होती हैं अकाउंटिंग की टर्म में जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। डेबिट या क्रेडिट दोनों की एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए व्हाट आर द कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, कॉन्टीजेंट एसेट? सर कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो इन फ्यूचर हमें आ सकती हैं और हमें उसके ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना पड़ सकता है। अभी इन प्रेजेंट उनका कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। और कंटिंजेंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसका हमें बेनिफिट इन फ्यूचर मिल सकता है, अभी इन प्रेजेंट उनका कोई कंफर्मेशन नहीं। जनरल अकाउंट के बाद लेजर बनाते हैं, ये सीक्वेंस कंप्लीट करेंगे? सर जनरल अकाउंट के बाद लेजर बना दिया जाता है, फिर जो लेजर का जो बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद फिर सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, देन लास्ट में सर बैलेंस शीट बनाई जाती है। गुड बॉय। व्हाट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? सर ट्रेडिंग अकाउट में जो भी हमने जब परचेस या गुड्स जो प्रोड्यूस किया है उसकी सारी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी हमें एक्सपेंसेस हुए हैं और जितने भी हमें रेवेन्यू रिसीव्स हुई है वो रिकॉर्ड की जाती है। देन इससे नेट प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट का अकाउंट नेट प्रॉफिट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। देन नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाला जाता है, फिर नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया। व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो? सॉरी सर मुझे अभी कोई नहीं, देख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट? सर कैश फ्लो बेसिकली होता है इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होना। इनफ्लो जैसे कि हमने कैश में गुड्स को सेल किया, हमें डेटर्स ने पैसा दिया, हमें कोई रिसिप्ट हुई, कमीशन रिसीव हुई। और आउटफ्लो का मतलब होता है हमने कोई कैश में गुड्स परचेज किया, हमने क्रेडिटर्स को पैसे दिए या फिर हमें कोई इनकम रिसीव। ओके निकेत, आपने सुना होगा कि 100% के परसेंटेज में 50, 35 और 15% होता है। जैसे आपका जो ग्रामीण बैंक है, कितने ग्रामीण बैंक हैं एमपी में? सर एमपी में 2 ग्रामीण बैंक हैं, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल। दोनों का स्पॉन्सर बैंक बता दीजिए, और ये मैंने जो पूछा है 50, 35, 15 ये बता दीजिए। सर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक बैंक ऑफ इंडिया है और मध्यांचल ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और सर जो ये जो परसेंटेज रेशियो डिवाइड है वो 50% सेंटर का हिस्सा है और 15% स्टेट का है, 35% स्पॉन्सर बैंक का है। वहाँ पे अभी जमीन को यानी लैंड डॉक्यूमेंट्स को और प्लॉट नंबर को क्या बोलते हैं? सर जमीन के डॉक्यूमेंट को खसरा रिकॉर्ड कहते हैं और प्लॉट नंबर को खसरा नंबर कहते हैं। मेरे ख्याल से जमीन के डॉक्यूमेंट को खतौनी कहते होंगे, देखना तुम्हारे एमपी में डॉक्यूमेंट्स को खतौनी कहते हैं, प्लॉट नंबर को खसरा नंबर कहते हैं। जी सर। वहाँ लैंड कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट? सर एकड़ के थ्रू, हेक्टेयर। और डिटेल में देखना वहाँ की गाय की प्रजातियाँ क्या हैं? सर एक तो जो फेमस काऊ की ब्रीड है वो मालवी है सर। ओके, वहाँ मुख्य फसलें क्या हैं एमपी में?
सर मुख्य फसलों में सबसे ज्यादा मुख्य जो मेरे क्षेत्र में फसल है वो टर्मरिक हल्दी की है और पैडी की है सर। अगर किसी नाम के लास्ट में गढ़ लगा है, जैसे टीकमगढ़, क्या मतलब हुआ इस गढ़ से? समझते हैं, टीकमगढ़ एमपी में है, पता है आपको? जी सर। अगर गढ़ लास्ट में लगा है तो क्या मतलब होता है इसका? सर मुझे इसका उत्तर बहुत अच्छे से तो नहीं पता, बट गढ़ का मेरे हिसाब से मतलब होता है समूह, किसी एक ग्रुप या उसको, मेरे को बहुत अच्छे से नहीं पता। चेक कीजिएगा, ठीक है। जी सर। आप मुझे बता दीजिए, हम आपकी पोस्टिंग एमपी में कहीं भी करते हैं, कैसे मैनेज करेंगे आप? सर जब मैं इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहा था तो मुझे अच्छे से पता था कि मेरी पोस्टिंग तो एमपी में ही होगी, बट ये एमपी में मेरी पोस्टिंग कहीं कहीं पे भी हो सकती है। तो सर मैं मेंटली पहले से ही प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे पता है। और सर ये मेरा ही स्टेट है तो मैं इधर के आसपास के कल्चर से बहुत अच्छे से अवेयर हूँ कि क्या लैंग्वेज है, क्या कहाँ पे पहनावा है, तो मैं बहुत अच्छे से इसे समझता हूँ, तो मैं अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ ऑर्गेनिक क्योंकि मेरी फार्मिंग, पोस्टिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे पहले कौन से स्टेट से स्टार्ट हुआ था? सर इसका उत्तर मुझे नहीं पता। सिक्किम से हुआ था। कहीं का ऑर्गेनिक तो। फार्मिंग होता क्या है, पता है आपको? जी सर। बताइए। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग की मेथड है जिसमें नेचुरल प्रोसेस और नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग किया जाता है ताकि वातावरण को किसी भी प्रकार का हानि नहीं। ओके। ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में आपके केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्ट का, इन सब का यूज़ करना क्यों आम लोगों के लिए हानिकारक है, जो वो फसलों को खा रहे हैं? सर जो ये पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स बनी होती हैं ये किसी केमिकल के द्वारा बनाई गई रहती है, और कुछ केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं। तो इसका हम यदि ज्यादा या बिना किसी समझ से प्रयोग करते हैं तो इसलिए हमें हार्म दे सकते हैं। तो इसलिए हमें इसकी अच्छे से समझ होनी चाहिए और कितना यूज करना है ये हमें जानकारी। ओके। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जियाद क्रॉप का मंथ, पीरियड और एग्जाम्पल्स पता है? एक एक दो दो एग्जाम्पल। जी सर। सर रबी क्रॉप को विंटर क्रॉप के नाम से भी कहा जाता है। रबी क्रॉप का एग्जांपल है वीट और पेडी, और जो खरीफ क्रॉप है इसे मॉनसून क्रॉप भी कहा जाता है, इसका एग्जांपल है मेज और मिलेट। और जेड क्रॉप को समर क्रॉप कहा जाता है, इसका एग्जांपल है वाटरमेलन मस्क। कल रात से एक दो न्यूज़ चल रहा है, एक मणिपुर वाला न्यूज़ चल रहा है और आपका मंडे से स्टार्ट होने वाला अजरबैजान में कोप 29। तो आज के अखबार में ये दो न्यूज़ था, कुछ आइडिया है मणिपुर वाला और ये क्या न्यूज़ था? जी सर मुझे अजरबैजान वाले का आइडिया है। सर रिसेंटली अजरबैजान में भी कोप 29 की मीटिंग चल रही है, और इस मीटिंग में जो सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पे बात की जा रही है वो है क्लाइमेट चेंज। इसमें ये बात की जा रही है कि जो क्लाइमेट इस बार का जो टेम्परेचर है वो सभी रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाला है। और जैसे हाल ही में अभी यूएस में भी री इलेक्शन हुए हैं जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प जी आए हैं, तो उन्होंने भी इसी पे बात की है कि जो क्लाइमेट की फाइनेंसिंग से रिलेटेड उन्होंने बात की है कि हम क्लाइमेट को कैसे फाइनेंस कर सकते हैं। और जो इस बार का जो टेम्परेचर डिग्री है वो भी 1.6 डिग्री है, जो कि एवरेज टेम्परेचर से कुछ ज़्यादा ही है। तो इस पे यही बात की जा रही है कि हम क्लाइमेट को और कैसे फाइनेंस कर सकते हैं, इसके लिए कैसे रूल्स एंड ठीक है। रेगुलेशन। आप यंग हैं, अभी 23 साल के ही हैं। कल को अगर आरआरबी छोड़ के चले जाएंगे, फ्यूचर में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे तो आप कैसे स्टे करेंगे हमारे यहाँ? मुझे तो लगता है आप चले जी जाएंगे सर। छोड़ करके। नहीं सर, मेरा जो एक शॉर्ट टर्म गोल था वो गोल यही था कि मैं इसमें बैंकर बन जाऊं, और जो मेरे से लॉन्ग टर्म गोल है यही गोल है कि मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में रह के जैसे मुझे आगे और अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन की क्योंकि सर मैं यहाँ का हूँ, CEO। क्योंकि सर मैं इसी स्टेट का हूँ और मैं यहाँ के कल्चर, यहाँ के लैंग्वेज और लोगों को जानता हूँ, उनको बैंकिंग की सुविधाएं दे पाऊँगा। और सर फ्यूचर में मेरे पास अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं इसको ही ज्वाइन करके अभी कंटिन्यू करूँगा। और ज्वाइन करने के बाद उतना पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता है सर। जी सर। ओके निकेत, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी है, मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, तो मैं जब भी फ्री रहता हूँ गाना सुनना पसंद करता कोई रोल मॉडल है आपका? हूँ। सर रोल मॉडल मेरे पिताजी हैं। पिताजी हैं, गुड। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग देखा है क्या आपने, पीएसएल? जी सर। कुछ बताएं। सर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, सर आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किए जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी बैंक को जो वो लेंड करते हैं, जितना जो भी वो लोन्स देते हैं उसमें कुछ प्रतिशत प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना अनिवार्य है। सर प्रायोरिटी सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर, एमएसएमईज,
वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनको लोन्स देना वो अनिवार्य है आरबीआई के द्वारा ये नीति स्टार्ट। गुड गाइज, मैं निकेत को इनका फीडबैक देता हूँ। आप लोग मॉक सुने, मेरा नंबर है 7503235358। मुझसे कांटेक्ट करें और आपको मैं हर एक सिचुएशन पे ग्रिल करूँगा। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल।